हाय गाइस, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन दिस चैनल एंड आज हम बात करने वाले हैं लैपटॉप्स के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहता हूँ और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप लैपटॉप ख़रीदने जाओगे मार्केट में तो आपको हमेशा काम में आएंगी। हमेशा इस बात को याद रखना कि मार्केट में बहुत सारे लैपटॉप्स हैं, लेकिन कोई भी लैपटॉप आपको सारी चीज़ें नहीं देगा। कोई सेंस है इस बात की? इस बात का ये मतलब है कि जब भी आप लैपटॉप परचेज़ करने जाओगे तो मार्केट में आपको लैपटॉप्स दिखेंगे। कोई भी लैपटॉप ऐसा नहीं होगा जो आपको परफॉर्मेंस और बैटरी एक साथ, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होगा। वेदर इट बी पोर्ट्स, वेदर इट बी रैम, वेदर इट बी प्रोसेसर और वेदर इट बी रिफ्रेश रेट ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, ये बात समझ आ गई। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप लैपटॉप परचेज़ करने जाओगे अपना बजट फिक्स करके जाओ। लेकिन बजट को फिक्स कैसे करना, उसका बेस्ट तरीका ये है। मान लो आपका बजट है 50,000, ठीक है। अब उससे 10,000 नीचे और 10,000 ऊपर इसको अपनी प्राइस रेंज बनाओ। मतलब 40,000 से लेकर 60,000 तक का अपना रेंज रखो और फिर इसमें जितने भी लैपटॉप्स आ रहे हैं उन सब के स्पेक्स देखो कि आपको कौन सा लैपटॉप क्या चीज़ दे रहा है, कौन सा किस में क्या चीज़ नहीं है, सबको कंपेयर करो। फिर डिसाइड करो कि आपके लिए कौन सा लैपटॉप बेस्ट है। ठीक है, अब ये जो स्पेक्स हैं इनको कैसे देखना है, मतलब आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है वो आपको इस वीडियो में पता चलेगी। और पूरी एंड तक वीडियो देखना, पक्का बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है, तो हमेशा आपके काम ही आएगी। ठीक है। हाय गाइस, दिस इज पुलकित, यू आर वॉचिंग मी ऑन डार्क लाइफ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहली चीज़ जो हम देखते हैं वो होता है लैपटॉप का प्रोसेसर। अब मार्केट में प्रोसेसर दो तरीके के आते हैं, एक होते हैं इंटेल के और एक होते हैं AMD के। अगर हम मैकबुक को काउंट करें तो 3 तरीके के हो गए। M1 चिप जो आई है वो लेटेस्ट प्रोसेसर है, लेकिन मैकबुक को अभी साइड पर रखते हैं, सिर्फ 2 तरीके के कंसिडर करते हैं, इंटेल और राइजन, मतलब AMD के प्रोसेसर। तो इंटेल में आते हैं i3, i5, i7 और आजकल i9 भी आ रहा है। और AMD में आते हैं Ryzen 5, Ryzen 7 और Ryzen 9। ठीक है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है और आपको कौन सा लेना चाहिए। अब ये जो टॉपिक है ये बड़ा आसान सा है, लेकिन कुछ लोगों को कॉम्प्लिकेट लगता है कि भाई इंटेल वाले हमेशा बेस्ट होते हैं, बहुत पुराने हैं, Ryzen वालों का नाम नहीं सुना होता लोगों ने, तो लोग थोड़ा हेजिटेट करता है। बट Ryzen वालों की परफॉर्मेंस इंटेल वालों से ज़्यादा है। मैंने दोनों पर्सनली यूज़ करा है और मुझे फ़र्क पता चलता है। दूसरी चीज़, राइजन प्रोसेसर्स बेटर क्यों है, क्योंकि उनमें कोर्स ज़्यादा होते हैं। तो जितने ज़्यादा कोर्स होते हैं ना, आप उतनी ज़्यादा मल्टीटास्किंग आसानी से कर पाओ। ठीक है, मतलब एक साथ आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर चला सकते हो। ठीक है, सिर्फ प्रोसेसर पे डिपेंड नहीं करती बात, रैम पे भी करती है कि रैम भी सपोर्ट करना चाहिए उस सॉफ्टवेयर को, तब आप बेसिकली इतने सारे सॉफ्टवेयर एक साथ चला पाओगे। लेकिन प्रोसेसर्स पे भी डिपेंड करना पड़ता है, क्योंकि जितने ज़्यादा कोर्स होंगे, जितने ज़्यादा थ्रेड्स होंगे, उतने ज़्यादा हम सॉफ्टवेयर एक साथ चला पाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप गेमिंग नहीं करने वाले हो, आप कोई 3D मॉडलिंग नहीं करने वाले हो, कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर नहीं चलाने वाले हो, सिर्फ आपका काम एक्सेल, वर्डशीट और क्या माइक्रोसॉफ्ट वाली जो भी एप्लीकेशंस हैं उन पे, और सर्फिंग, और या आप सिर्फ वीडियोस देखने वाले हो, तो आपको ज़्यादा हाई एंड प्रोसेसर की ज़रूरत नहीं है। आपका काम i3, i5 से भी चल जाए। ठीक है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरा पर्सनली ये मानना है कि राइजन वाले जो प्रोसेसर्स हैं वो थोड़े ज़्यादा एफिशिएंट भी वर्क करते हैं और मुझे पर्सनली राइजन वाले ज़्यादा पसंद है। और जो इंटेल वाले प्रोसेसर्स हैं वो कहीं 2993 मेगाहर्ट्ज़ पे काम करते हैं, लेकिन जो राइजन वाले हैं वो 3200 मेगाहर्ट्ज़ पे काम करता है, तो उनकी प्रोसेसिंग स्पीड वगैरह ज़्यादा है। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है रैम। अब रैम टोटली ऑप्शनल रहता है, क्योंकि आप इसमें कोई टाइप नहीं है कि इस तरीके की रैम आती है, उस तरीके की रैम आती है। इसमें सिर्फ आती है स्टोरेज कि रैम की कैपेसिटी कितनी है, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB। ठीक है, तो अब रैम कैसे चूज़ करनी है कि कितनी रैम आपके लिए सफिशिएंट रहेगी। देखो, अगर आप सिर्फ कोडिंग करते हो, अगर आप सिर्फ वीडियोस वगैरह देखते हो, थोड़ी बहुत सर्फिंग करते हो या सर्फिंग ही करते हो, पूरे दिन रीड ही करते हो
और गेम्स वगैरह नहीं खेलते, कोई ग्राफिक डिमांडिंग या कोई हैवी सॉफ्टवेयर नहीं चलाने वाले हो, तो आपके लिए रैम 4 GB बहुत है, ठीक है, मोर देन इनफ है, आपके सारे काम आसानी से हो जाएंगे। लेकिन अगर आप कोई डिज़ाइनिंग करते हो, अगर आप कोई वीडियो एडिटिंग करते हो, फोटोशॉप चलाते हो, या फिर आप कोई हैवी सॉफ्टवेयर गेमिंग वगैरह करने वाले हो, तो आपको ज़्यादा रैम की ज़रूरत पड़ेगी। और मिनिमम जो भी हाई एंड सॉफ्टवेयर हैं उनमें 8 GB रैम रिकमेंडेड होती है। तो 8 GB रैम आपके लिए मोर देन एनफ है, आपके सारे सॉफ्टवेयर आसानी से चल जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, लेकिन अगर आपको ऐसा लैपटॉप मिल रहा है जिसमें एक अलग से स्लॉट दे रखा है रैम के लिए, तो आप बिल्कुल उसको लो, और बाद में अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप बाद में अपग्रेड कर पाओगे, और वो काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहता है, क्योंकि फिर आपको बार बार लैपटॉप अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्राफिक कार्ड की, कि ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत क्यों है आपको। देखो अगेन, अगर आप नॉर्मल यूजेज है आपका, ज़्यादा कुछ आप हैवी गेम्स वगैरह या ग्राफिक डिमांडिंग आपके सॉफ्टवेयर्स नहीं हैं, अगर आप 3D मॉडलिंग नहीं करने वाले हो, रेंडरिंग नहीं करने वाले हो, या फिर डिज़ाइनिंग नहीं करने वाले, या फिर कोई आप ग्राफिक्स नहीं बनाने वाले हो, तो आपको ग्राफिक कार्ड की तब तक ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप जो सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले हो उसमें ग्राफिक कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप बिल्कुल ग्राफिक कार्ड को अवॉइड कर सकते हो, वहाँ आप पैसे बचा सकते हो, कुछ दूसरे जो फीचर्स हैं उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसको बिल्कुल भूल जाओ अगर आपको ज़रूरत नहीं है। अगर सॉफ्टवेयर्स में आपको ग्राफिक कार्ड चाहिए, उनकी कंपैटिबिलिटी में ही ये आता है, तो आप बिल्कुल ग्राफिक कार्ड लो। और ग्राफिक कार्ड कैसे सेलेक्ट करेंगे, कौन सा ग्राफिक कार्ड बेटर है। देखो, जब आप जैसे मैंने आपको बताया, जब आप अपनी रेंज सेट करोगे और जो लैपटॉप से उनको कंपेयर करोगे ना, तब आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा कि आपके बजट में कौन कौन से ग्राफिक कार्ड मिल रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो अगर आपका बजट रहा 50,000 से लेकर 90,000 तक का, या 1 लाख से नीचे तक का आपका बजट है, तो आपको वहाँ पे जनरली NVIDIA का GTX 1650 और 1650 Ti में देखने को मिल जाएगा। कई कई जगहों पे 1660 Ti भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाले जो ग्राफिक कार्ड हैं ये काफ़ी अच्छे हैं, और आपके बजट के हिसाब से बिल्कुल वैरी करेगा कि आपको ग्राफिक कार्ड लेना है या नहीं लेना। ठीक है, बट आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि 50,000 में आपको बहुत ही हाई एंड ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर आप गेमिंग लैपटॉप लेने वाले हो तो आपका बजट भी वैसा होना चाहिए, मिनिमम 60,000, 65,000, 70,000 मिनिमम बजट आपका होना चाहिए अगर आप कोई हाई एंड लैपटॉप लेने वाले हो। अब हम बात करेंगे स्क्रीन के रिफ्रेश रेट की। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट कितना होना चाहिए, कि 60 हर्ट्ज होना चाहिए, 120 हर्ट्ज होना चाहिए, 144 हर्ट्ज होना चाहिए। ठीक है, तो देखो स्क्रीन की जब हम बात करते हैं ना, तो 60 हर्ट्ज में बिल्कुल आपको 60 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज वाली स्क्रीन में बिल्कुल आपको पता चलेगा कि हाँ, ये जब आप कर्सर मूव करोगे ना डेस्कटॉप पे, तब आपको बिल्कुल पता चलेगा कि 60 हर्ट्ज वाला स्लो है, 120 हर्ट्ज वाला फास्ट है। ये बस स्मूथनेस है। ठीक है, इससे आपकी परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जब आप यूज़ करोगे तो आपके ओवरऑल एक्सपीरियंस पे बिल्कुल अफेक्ट करेगा। और 120 हर्ट्ज और 144 हर्ट्ज वाले में जब आप कंपेयर करोगे तो आपको ऐसे एज सच कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन अब मान लो आपका बजट 1 लाख से नीचे वाला है। ठीक है, अगर हम मानते हैं कि आपका बजट 60, 70, 80 हज़ार, 90 हज़ार ऐसे है, तो वहाँ पे आपको स्क्रीन की जो कलर एक्यूरेसी मिलेगी ना, वो हर लैपटॉप की ऑलमोस्ट 45% NTSC मिलेगी। मतलब उसके जो कलर एक्यूरेसी होगी वो 45% तक ही होगी। और ऐसा ही हो रहा है, जितने भी 1 लाख से नीचे वाले लैपटॉप्स हैं उनकी ज़्यादातर की जो कलर एक्यूरेसी है वो 45% है। ब्राइटनेस है वो 250 निट्स से 300 निट्स तक वैरी करती है, इससे ज़्यादा ब्राइटनेस आपको नहीं मिलेगी। लेकिन जब आप इन लैपटॉप्स को यूज़ करोगे या आपको अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, वहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जितने भी मार्केट में लैपटॉप्स हैं वो सारे इतने ही कलर एक्यूरेसी के साथ आ रहे हैं, तो वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी जब आप यूज़ करोगे। लेकिन आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि 45% NTSC ही मिलेगी। कुछ अगर आपको ज़्यादा अच्छी मिल रही है तो आप बिल्कुल जाके देख सकते हो, बट वहाँ पे एज सच आपके एक्सपीरियंस में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आने वाला। ऑब्वियसली आप नोटिस करोगे डिफरेंस यूज़ करते टाइम, बट जितने भी लैपटॉप्स इस बजट में आते हैं उनमें ज़्यादातर 45% NTSC ही मिलती है, तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना। अब बात करते हैं पोर्ट्स की। तो लैपटॉप में पोर्ट्स कौन कौन से होने चाहिए।
सबसे पहले हम बात करते हैं USB 3.2 वाले पोर्ट्स की। तो ये USB 3.2 वाला पोर्ट आपके लैपटॉप में होना चाहिए, क्योंकि जो USB 2.0 वाले पोर्ट्स हैं उससे 10 गुना फास्टर हैं ये USB 3.2 वाले पोर्ट्स। तो इसमें आपको 5 GB पर सेकेंड का ट्रांसफ़र रेट मिलता है, जो कि बहुत सही है। और जैसा मैंने बताया कि USB 2.0 वाले से ये ज़्यादा फास्ट है, तो ये वाले पोर्ट्स होने चाहिए। और अगर सारे ही जितने भी आपके USB पोर्ट्स हैं वो सारे ही अगर 3.2 वाले हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है। मिनिमम 3 पोर्ट होने चाहिए लैपटॉप में, क्योंकि आप जब भी कोई माउस लगाओगे या फिर कोई वायरलेस माउस लगाओगे, कीबोर्ड लगाओगे, या जो भी आपका ट्रांसफ़र का रहेगा वो उससे आपका काम आसान होगा। तो ज़्यादा अगर आपको अच्छी स्पीड चाहिए तो USB 3.2 वाले पोर्ट्स ही लो। फिर बात करते हैं हम HDMI पोर्ट की। HDMI पोर्ट होना चाहिए ताकि आप आसानी से अपने मॉनिटर्स लगा पाओ, या फिर आपको अगर स्क्रीन पे, बड़ी स्क्रीन पे, टीवी वगैरह पे देखना है तो HDMI पोर्ट काफ़ी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करता है, तो ये पोर्ट होना चाहिए। फिर आजकल Type-C पोर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि उसकी स्पीड काफ़ी अच्छी रहती है, तो USB Type-C वाला पोर्ट भी आपके लैपटॉप में होना चाहिए। फिर LAN का पोर्ट होना चाहिए। अब हम बात करते हैं SD कार्ड रीडर की। तो लैपटॉप में ये जो स्लॉट है ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको इसकी ज़रूरत हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो ये बिल्कुल आपको देखना है कि आपको इसकी ज़रूरत है या नहीं। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपका जितने हमने स्पेक्स अभी ऊपर बात करें उसमें अगर आपको सारा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ रहा और एक बस ये SD कार्ड रीडर वाला स्लॉट है जो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, तो आप बिल्कुल कर सकते हो, अनटिल एंड अनलेस आप बहुत ज़्यादा वीडियोस वगैरह ट्रांसफ़र नहीं करते अपने लैपटॉप में कि आपने सिर्फ अपना कैमरा खोला और सीधा SD कार्ड लगाया और वो फाइल्स ट्रांसफ़र हो रही हैं। क्योंकि वहाँ अगर आप पूरे दिन यही काम कर रहे हो तो फिर ये बिल्कुल आपको चाहिए होगा और आपको लेना भी चाहिए, क्योंकि आपका काम वैसा रहेगा। लेकिन अगर आप ऐसे बंदे हो जो बहुत कम यूज़ करने वाला है ये वाला स्लॉट, तो आप SD कार्ड रीडर बाहर से भी ले सकते हो और वो ज़्यादा महंगा आता भी नहीं है। तो ये चीज़ बिल्कुल ऑप्शनल है, तो इसकी वजह से आप कोई अच्छा लैपटॉप हाथ से मत जाने देना। अब बात करते हैं हम लैपटॉप के थर्मल्स की। तो देखो जो उसका कूलिंग सिस्टम है ना वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि लैपटॉप के जितने भी पार्ट्स हैं, उसकी वायर्स हो गए, उसके जो कंपोनेंट्स हो गए, वो डैमेज हीटिंग की वजह से ही होता है। तो अगर आप लैपटॉप ले रहे हो और वो बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है तो मैं ये रिकमेंड करूँगा ही नहीं कि आप ऐसा लैपटॉप लो, क्योंकि क्या फ़ायदा होगा जब आप लैपटॉप ले लिया और वो बार बार हीट हो रहा है, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस ख़राब हो रहा है। जब आप यूज़ करो तो बिल्कुल ऐसे तवे जैसा गर्म लग रहा है आपके लैप पे। तो मैं आपको ऐसा लैपटॉप सजेस्ट करूँगा ही नहीं जो बहुत ज़्यादा हीटअप हो रहा है, और आपको वैसा लेना भी नहीं चाहिए क्योंकि उसके पार्ट्स ख़राब होते रहेंगे और फिर आपको मज़ा भी नहीं आएगा यूज़ करने में। तो बिल्कुल भी नहीं। उसके थर्मल्स काफ़ी अच्छे होने चाहिए, जो उसका कूलिंग सिस्टम है, उसके फैंस वगैरह प्रॉपरली अच्छे तरीके से काम करने चाहिए, और उनका जो डिज़ाइन है नीचे, आप जब लैपटॉप की बैक साइड देखोगे तो उसमें वो होगा कि उसमें स्लॉट्स होंगे जो एयर वेंट आउट करने के लिए काम में आते हैं। तो वो काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन होने चाहिए, बिल्कुल लैपटॉप हीट नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत हीट होगा, हर लैपटॉप होता है, बट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम बात करते हैं लास्ट के 2 टॉपिक्स के बारे में, वो है बिल्ड क्वालिटी और कंपनी। देखो बिल्ड क्वालिटी जो होती है लैपटॉप की वो बहुत मायने रखती है, खासकर अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, क्योंकि आपने उस लैपटॉप को हर जगह खोलना है। आप बहुत बार ही उसको खोलोगे, बंद करोगे, और अगर उसके जो हिंजेस हैं वो प्लास्टिक के हुए तो लैपटॉप जल्दी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक हो जाता है लूज़, लेकिन मेटल के केस में ऐसा नहीं होता। तो हमें जो है प्रेफरेंस हमेशा मेटल बॉडी वाले लैपटॉप को देनी है, प्लास्टिक वाले को अवॉइड करना है, लेकिन लिस्ट से बाहर नहीं निकालना, क्योंकि हो सकता है जो आपको प्लास्टिक बॉडी के साथ मिल रहा है वहाँ पे आपको स्पेक्स अच्छे मिले, लेकिन ऐसे चीप नहीं होना चाहिए। प्लास्टिक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, वो जैसे मैंने बोला उसके थर्मल्स अच्छे होने चाहिए, हीट नहीं होना चाहिए। और जनरली अगर आपका बजट 1 लाख से नीचे का है तो आपको जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो मेटल और प्लास्टिक के कॉम्बिनेशन में ही कुछ देंगे, पूरा कभी भी मेटल का नहीं होगा लैपटॉप, मेटल और प्लास्टिक के कॉम्बिनेशन में ही कुछ रहेगा, और ऐसा ही होता है। तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ऐसा नहीं होगा कि आपने ऐसे कोई
मेटल बॉडी वाला और प्लास्टिक के कॉम्बिनेशन वाला कोई लैपटॉप ले ले तो वो ख़राब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, अच्छे रहते हैं। मेटल बॉडी को प्रेफरेंस हमेशा देनी है जितना भी मिल रहा है। फिर हम बात करते हैं कंपनी की। तो भाई जो लैपटॉप की कंपनी है ना वो इम्पॉर्टेंट इसलिए रहती है कि मान लो आपने लैपटॉप ले लिया, अब उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज काफ़ी अच्छी रहनी चाहिए, क्योंकि आप डीलर के पास नहीं जा पाओगे वो लैपटॉप को लेके कि भाई अब ये लैपटॉप ख़राब हो गया है, मेरे को पैसे वापस चाहिए, वो नहीं करेगा, ऑब्वियस बात है। बट अगर आपकी कंपनी अच्छी है, मान लो आपने डेल का लैपटॉप लिया या HP का लैपटॉप लिया है, वो इंडिया में बेस्ट लैपटॉप्स हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सर्विसेज काफ़ी अच्छी हैं, वो अपने कस्टमर्स का पूरा ध्यान रखते हैं। जब भी आप अपना लैपटॉप लेके जाओगे सर्विस सेंटर में, वो बिल्कुल अच्छे से बिना क्वेश्चन पूछे उसको ठीक करेंगे, अगर वो वारंटी में जो भी उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको मैच करता है। तो इंडिया में अगर हम बात करें तो डेल एंड HP मैंने बताया आपको बेस्ट है। तो इनके लैपटॉप्स अगर आपके बजट में आते हैं तो आप बिल्कुल प्रेफरेंस दो। इनके प्रीमियम लैपटॉप्स रहते हैं, काफ़ी अच्छी कंपनीज रहती हैं, लेकिन ये लैपटॉप्स थोड़े महंगे होते हैं और इनके फीचर्स थोड़े से कम हो सकते हैं बाकी लैपटॉप्स के कंपैरिजन में, क्योंकि एक कंपनी की ब्रांड वैल्यू भी होती है, उनको भी मेंटेन करना पड़ता है। तो अगर आपका बजट प्रीमियम सेगमेंट में आता है तो आप इन लैपटॉप्स पे जाओ, वरना आप Asus का या Lenovo का या Acer का ये सारे लैपटॉप्स भी देख सकते हो। बट प्रेफरेंस हमेशा अच्छी कंपनी को ही देना है जिसको आप ट्रस्ट करते हो, जिस पे आपको पूरा भरोसा है कि ये कंपनी मुझे अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, ठीक है, जिसके आपके ऑफर्स पसंद आ रहे हो, जिस पे आप मनी सेव कर पाओ और जिस मशीन को आप अच्छे से यूज़ करोगे। बेसिकली पॉइंट यही है, अगर आपका जो भी बजट है फ़र्क नहीं पड़ता, और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है अगर वो लैपटॉप आपकी फुलफ़िल कर रहा है तभी उस लैपटॉप को परचेज़ करो, क्योंकि ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट होने वाली है, आपको बिल्कुल काम आएगी। और लैपटॉप आप रोज़ रोज़ चेंज नहीं करोगे, तो इसलिए हमेशा अच्छी कंपनी वाला लैपटॉप ही लो और जो आप यूज़ करोगे, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना और कमेंट करके बताना अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखने में मज़ा आएगा। मैं हमेशा आपके लिए अच्छा कंटेंट लाते रहूँगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम इस लैपटॉप का रिव्यू करेंगे जो कि है Lenovo Legion 5, जो कि मैंने 1 महीने पहले लिया था और मैं अच्छे से इस लैपटॉप को पूरा यूज़ कर चुका हूँ। इसके सारे जो भी स्पेक्स वगैरह हैं सब मैंने देख रखे हैं और मैंने यूज़ भी कर लिया 1 महीने तक पूरा लगातार अच्छे से। तो मैं आपको अच्छे से सब कुछ बता पाऊँगा इस लैपटॉप के बारे में। तो अगर आप ये वाला लैपटॉप लेने की सोच रहे हो तो नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।